वेलकम टू द फिजिक्स पल्स, जहां हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम क्लास 10 का साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स को अभी देख रहे हैं। अभी हमारे पास में सेट 1 के तीनों ही क्वेश्चन है, जो ना तो सेट 2 के साथ मैच कर रहे थे और ना ही सेट 3 के साथ में मैच कर रहे थे। तो जैसे कि फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस बने थे, 7 क्वेश्चन तीनों सेट के अंदर सिमिलर थे। ये 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो तीनों ही दोनों ही सेट से डिफरेंट थे। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 33 का, और 33 के अंदर क्या बोला गया है कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करना है मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ में। मींस दो बातें हुई हैं। एक बात तो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका क्या रिलेशन है ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ में। किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को कम या ज्यादा करने पर, इंक्रीज या डिक्रीज करने पर स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन क्या बनता है। हमें सबको पता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो C/V होती है। मैं ये कह सकता हूं जो ऑप्टिकल डेंसिटी है जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिसाइड करता है, और इसका जो रिलेशन है स्पीड के साथ में वो इनवर्सली रिलेशन रहता है। इसका रिलेशन देखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम ये कह सकते हैं अगर स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अगर स्पीड इंक्रीज है तो ऑप्टिकल डेंसिटी वहां पर कैसी देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। और उसी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। अगर ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम ऑप्टिकल डेंसिटी तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यही देखा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्पीड का रिलेट करना है। हमने स्पीड को रिलेट कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच में रिलेशन को शो कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन बनाने में क्या देखा जा रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है जिसके हिसाब से तुम्हें अरेंज करना है मीडियम एबीसी की ऑप्टिकल डेंसिटी को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब ऑप्टिकल डेंसिटी मुझे कैसे पता चले, पहले मुझे ये पता है कि स्पीड का रेशियो या स्पीड का रिलेशन मुझे दे रखा है। सबसे ज्यादा स्पीड ए की, उससे कम स्पीड सी की, और उससे कम स्पीड बी की। मींस सबसे कम स्पीड बी की है, फिर उससे ज्यादा सी की है, फिर सबसे ज्यादा ए की है। मींस ए हैज लार्जर स्पीड, इसके अंदर स्पीड जो देखी जा रही है वो ग्रेटर स्पीड देखी जा रही है, ज्यादा स्पीड देखी जा रही है। अब ए के पास में अगर ज्यादा स्पीड है तो ए की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे कम होगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए से कम कौन है, ए से कम है सी, और सबसे कम है बी। तो जो सबसे कम है बी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। मींस अब मुझे सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी का कौन मिल रहा है, ए। उससे कम ऑप्टिकल डेंसिटी या उससे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उससे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी सी की, और इससे भी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बी की। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया इस इंफॉर्मेशन को कि ए की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सी से कम है, सी की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बी से कम है, और सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है बी की, क्योंकि सबसे कम बी के पास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि भाई स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये समझ में आता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है जो स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही कम उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट देखी जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 खत्म होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 बना था सेट 1 का, जो डिफरेंस था। अब सेट 1 में जो 36 है वो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। चलिए ये कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है आपके पास में, उस कॉनकेव मिरर से आकर एक रे टकराती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा चुकी है, बिकम्स पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, हमें पता है जो हमारा मिरर है उसके बीच वाले पार्ट को हम पोल बोलते हैं, और यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस।
अब यही इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक रे जा रही है, जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन है। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन है तो एरो इस तरफ करना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा रूल है जिसमें यह बताया जाता है कि यहां से जाने वाली रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? तो वो जो हमारा रूल है वो ये था, जब हमारी कोई रे फोकस से होकर पास होती है तो ऐसे में वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट 36 के ए पार्ट का था। बी पार्ट में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर और दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर। अब देखो मिरर दोनों ना इमेज जो बना रहे हैं वो वर्चुअल बना रहे हैं, फिर दोनों की वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है? वर्चुअल इमेज तो वर्चुअली होती है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो हम लोग क्या करते हैं, ज्यूम कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन से हम लोग उस इमेज को बनाते हैं या इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, अब वो तो वर्चुअली कहलाई जाएगी, क्योंकि वहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट थोड़ी होते हैं। अब यहां की इमेज जो है वो दोनों की है तो वर्चुअली, लेकिन इनकी वर्चुअल में भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? इसके डिफरेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स के द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनाई जाएगी वो डिमिनिश्ड बनाई जाती है, मीन छोटी इमेज बनेगी, स्मॉलर इमेज कॉन्वेक्स के द्वारा देखी जाती है। बिहाइंड द मिरर बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिहाइंड द मिरर दोनों में ही बनेगी। इस कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वो इनलार्ज्ड बनती है, लेकिन ये देखा गया है कॉनकेव मिरर ज्यादातर है इमेजेस जो बनाता है वो रियल बनाता है 5 केसेस में, लेकिन एक केस में इनलार्ज बनाता है। और वो केस कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमने कहां पुट किया होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, तब हमें लार्ज इमेज देखने को मिलेगी। और बिहाइंड द मिरर, यहां पर भी बिहाइंड द मिरर और यहां पर भी बिहाइंड द मिरर। तो मेन रीजन जो कॉन्वेक्स के और कॉनकेव में है वो ये है कि कॉन्वेक्स की इमेज जो वर्चुअल है वो डिमिनिश्ड रहती है और यहां की इमेज है वो इनलार्ज रहती है। अब मैं इसी के थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम फॉर अ मिरर इज -2। जो मैग्निफिकेशन एम है उसके लिए वैल्यू -2 दे रखी है, नोट कर लिया होगा। अब कोई मिरर है लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो मिरर कौन सा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से अगर आपसे ये पूछ ले कि इस अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप मुझे ये बता दो कि ये मिरर कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर। मिरर के लिए हम कैसे पता करें यार मिरर कौन सा, क्योंकि मिरर के बारे में कोई बात नहीं हो रही है ना, तो कहीं भी कैसी भी कोई लाइन नहीं है जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो मिरर कौन सा है। लेकिन ऐसा इसमें पूछा नहीं गया, मैं तो ऐड कर दे रहा हूं एक इंफॉर्मेशन कि मिरर कैसे पता चले। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मैग्निफिकेशन -2 है, और मैग्निफिकेशन -2 का मतलब कब है? ये तब होता है जब कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। अब रियल इमेज जो बनाता है वो मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो मुझे ये पता चल गया कि यहां पर अगर क्वेश्चन में मुझसे मिरर भी पूछा जाता तो मिरर का भी आंसर आराम से दे दिया जाएगा, कॉनकेव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का होता तब यहां पर दोनों ही तरफ चला जाता ये क्वेश्चन, हो सकता है कि कॉन्वेक्स हो सकता है कि ये कॉनकेव हो, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बना है। इसमें क्वेश्चन क्या बना है? आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, हाइट ऑफ इमेज गिवन है, और आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, नर्सरी बच्चा भी इसको, नर्सरी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की, हम साइन कन्वेंशन क्या लगाएंगे? अब मैग्निफिकेशन तो पहले से ही -2 दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज हमसे गिवन है या पूछी है, दे रखी है। अब 20 सेंटीमीटर थोड़ी रखेंगे, इसके लिए या तो प्लस का या फिर माइनस का। अब प्लस का रखे या माइनस का रखे, साइन कन्वेंशन हम भूल गए। अब देखो ये जो हाइट ऑफ इमेज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मिरर मेरा कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। और रियल इमेज मैंने पहले ही बता दी कि रियल बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का है। तो
अब मुझे पता है रियल में जितनी भी बनती हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंस कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर अपने आप ही साइन आ जाएगा माइनस का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमसे पूछा है, तो एच ओ बराबर -20 ओवर -2 माइनस माइनस कैंसल 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन बनता, डायरेक्ट बिना सॉल्व करे हमें इसका आंसर बताना है, तो इसके लिए हमें क्या पकड़ना था, इसके लिए हमें यह पकड़ना था कि मैग्निफिकेशन -2। मैग्निफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है, कि कोई भी इमेज जो बनी है ना वो ऑब्जेक्ट के 2 गुना है, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसका 2 टाइम्स इमेज की वैल्यू है, इमेज का मैग्निफिकेशन है, और इमेज का मैग्निफिकेशन 20 दे दिया, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा भाई, कितना एक्स में मल्टीप्लाई करें भाई, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करें कि 20 हो जाए, तो वो एक्स कितनी होनी चाहिए, 10। सिंपल सा था। अगर हम डायरेक्ट ये एमसीक्यू बेस्ड बस देखते और चलते हुए टिक करते हुए जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, राइट एनी 2 छुपे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब बार मैग्नेट जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, जिसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके चारों तरफ कौन नहीं जानता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस टाइप की होंगी, सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इस टाइप से होती हैं, जो कि नॉर्थ पोल से निकलकर कहां पर एंटर करती हैं, साउथ पोल के अंदर, और वो अंदर कैसे चलेंगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी हमने बार मैग्नेट के चारों तरफ। लेकिन इन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनी है एमएफएल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पूछी है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो ये जो ये होती है वो नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और दूसरी बात ये होती है कि ये इमेजिनरी होती है, ये दम वाली बात नहीं है, सबको पता है। तीसरी बात ये होती है कि ये जो लाइन होती है वो हमेशा क्लोज्ड लूप होती है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती थी, पॉजिटिव से निकलकर एंड हो जाती थी नेगेटिव में, पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई, जाकर खत्म हो गई, कंटिन्यू नहीं चलती थी। क्लोज्ड लूप का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, इसकी कैसी फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म, इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगी। ये इसकी 2 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो गई। अब ये कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, हमें पता है कि राइट हैंड रूल HRHR, राइट हैंड रूल, ये किस लिए था, ये हमें ये बताता था कि जब हमारे पास में कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा या मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, प्लस उसके पास में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर हमने ये देखा था कि थंब के बारे में बात होती है और कर्ल फिंगर्स के बारे में बात होती है। थंब बताता था किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को, कर्ल फिंगर बताती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। अब क्या है, हमें बस इनकी वर्डिंग करनी है कि राइट हैंड थंब रूल डिस्क्राइब दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर इज ऑफ स्ट्रेट टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसी राइट हैंड थंब रूल से दूसरा क्वेश्चन ही जोड़ दिया। वो दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से है कि कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। अब उसके आसपास जो सर्कल्स बन रहे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, लार्जर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे
हम उस कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं। मींस जैसे जैसे आप किसी से दूर जाते जा रहे हो तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ना कि दूरियां कम हो रही। ये मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जैसे ही मैं इस कंडक्टर से दूर जाता हूं तो मजबूर हो जाता हूं ये बताने के लिए कि यहां से जैसे ही आप दूर जाओगे तो इनका क्या बढ़ने लगेगा, सर्कल का रेडियस इंक्रीज होने लग जाएगा। और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो प्रभाव है इसका, जो असर है इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां, फिर यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां सबसे कम। मींस वाइडर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे होती चलेंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए बी, और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस, मींस या रेडियस के बारे में बात कर ले। जैसे जैसे हम दूरी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यही चेंज आया था दूरियों